नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी लोकतंत्र के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया था लोकतंत्र के गुण, विशेषताएं, उसके दोष, लोकतंत्र के प्रकार। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लोकतंत्र के सिद्धांत। और लोकतंत्र के सिद्धांत में मुख्य हम पढ़ेंगे अभिजनवादी सिद्धांत, यानी अभिजनवाद से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, जितने भी कंसेप्ट है, वो सब हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो ये आज की वीडियो का मुख्य सिद्धांत रहेगा अभिजनवादी सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र के सिद्धांतों के बारे में। सबसे पहला सिद्धांत हम देख लेते हैं परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। तो समर्थक हैं इसके लॉक, बेंथम और जेएस मिल। तो ये लोकतंत्र का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। इसमें राजनीतिक अधिकारों पर बल दिया गया। जैसे उदारवाद आ गया, तो उदारवाद का तो मुख्य मोटिव क्या है? स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता एक तरह से क्या है? अधिकार ही है, अपने राजनीतिक अधिकारों में आता है। स्वतंत्रता, समानता है, अधिकार है। तो इस सिद्धांत में राजनीतिक लोकतंत्र पर अधिक बल दिया जाता है। तो राजनीतिक लोकतंत्र पर बल देते हैं, इसका मतलब राजनीतिक अधिकारों पर भी बल दिया जाता है। और यह जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि लोकतंत्र का मुख्य मुद्दा क्या है? जन कल्याण होता है। तो लोकतंत्र, दूसरी चीज़, यहाँ राजनीतिक अधिकारों पर बल है, इसका मतलब संवैधानिक शासन का ये समर्थन करता है, या जैसे जनसहमति पर आधारित शासन का समर्थन करता है। और इसको सीबी मैकफर्सन ने लोकतंत्र का संरचनात्मक मॉडल भी कहा है। तो सीबी मैकफर्सन के बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन्होंने लोकतंत्र के अलग अलग प्रकार बताए थे, लेकिन आज का जो मुख्य है वो है अभिजनवादी सिद्धांत। तो अभिजन, यहाँ बात करें अभिजनों के बारे में, तो ये सिद्धांत देखो पूरी जो जनता है या समाज है उसको दो भागों में बांटता है। फर्स्ट पार्टीशन है अभिजन, और दूसरा जो पार्टीशन होता है वो होता है जनसाधारण। तो इन्होंने दो वर्ग बता दिए। तो इन्होंने ये कहा कि शासन प्रणाली कोई भी हो, सब जगह हावी कौन रहता है? अभिजन ही हावी रहता है। यानी इन्होंने ये कह दिया कि समाज में एक ऐसा तंत्र है, वही क्या हमेशा हावी रहता है, समस्त प्रमुख निर्णय वही लेता है। चाहे लोकतंत्र हो, लोकतंत्र में भी क्या है? अभिजन वर्ग प्रभावी होता है। इसके पीछे ये दलील क्या देते हैं? ये दलील ये देते हैं कि अभिजन होते हैं वो बुद्धि में, नेतृत्व करने में, प्रबंधन में कुशल होते हैं। इस कारण ये जो जनता है या जो जनसाधारण है, इससे अधिक ये प्रभावी होते हैं। तो सीधी सी बात हो गई, लोकतंत्र में क्या है? अभिजन वर्ग प्रभावी होता है, इसका प्रभुत्व पाया जाता है। तो अब देखो, अभिजन वर्ग का प्रभुत्व है, इसका मतलब प्राकृतिक विषमता का ये समर्थन करता है। यानी इन्होंने ये कह दिया कि अभिजनों में बुद्धि होती है, कुशलता होती है, नेतृत्व की क्षमता होती है। इसका मतलब प्राकृतिक विषमता का ये समर्थन कर रहे हैं कि प्रकृति से ये अलग है, अभिजन अलग होते हैं प्रकृति से ही। तो अब प्रकृति से अलग यानी विषमता का समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब ये मार्क्सवाद के विरोधी हैं। क्योंकि मार्क्सवाद तो किसका समर्थन करता है? समानता का। और ये कर रहे हैं विषमता का समर्थन। तो मार्क्सवाद का विरोधी है। दूसरी चीज़, सार्वजनिक सहभागिता का ये क्या करते हैं? विरोध करते हैं। सहभागिता मतलब सभी की सहभागिता हो, सब सार्वजनिक रूप से, तो उसका भी क्या है? विरोध करते हैं। भाई इसका समर्थन कर रहे हैं, इसका विरोध ऑटोमेटिक ही हो गया। तो यहाँ बात करें अगर अभिजनवादी सिद्धांत की, तो मुख्यतः अभिजनवादी सिद्धांत को तीन मुख्य मोटे रूपों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत अभिजनवादी सिद्धांत, दूसरा हम आगे देखेंगे वो है आधुनिक अभिजनवादी सिद्धांत, और तीसरा है साम्यवादी अभिजन सिद्धांत, या ये कहेंगे साम्यवादी या जो अन्य शासन प्रणालियाँ हैं उनमें अभिजनवादी सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं परंपरागत अभिजनवादी सिद्धांत। परंपरागत अभिजनवादी सिद्धांत देखो क्या कहता है कि शासन सत्ता का प्रयोग किसके द्वारा किया जा रहा है? अभिजन वर्ग द्वारा किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये सिद्धांत किसकी आलोचना करेगा? लोकतंत्र की। क्योंकि शासन तो किसका है? देखो जनता का है, क्योंकि जनता के लिए, जनता द्वारा ही शासन है। तो यहाँ जब शासन का प्रयोग ही, सत्ता का प्रयोग ही अभिजन वर्ग कर रहा है, इसका मतलब लोकतंत्र को कहीं रहा ही नहीं। तो इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं, ये पेरेटो, माइकल्स या मिचेल्स, गिटानो मोस्का, सी राइट मिल्स है, गैसेट है, ये इसका क्या लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। क्योंकि इनका कहना है कि शासन सत्ता का प्रयोग जनसाधारण द्वारा नहीं किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? अभिजन वर्ग द्वारा किया जा रहा है। तो अलग अलग विचारकों को पढ़ते हैं। सबसे पहले विल्फ्रेड पेरेटो को पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या क्या इस सिद्धांत के बारे में बताया। बुक है इनकी माइंड एंड सोसाइटी,
और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अभिजन का परिसंचरण सिद्धांत है, या ये कह सकते हैं अभिजन का अदला बदली सिद्धांत। जैसे नाम से ही पता चल रहा है अदला बदली सिद्धांत। जैसे राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, यानी दो वर्ग बन गए हैं। एक वर्ग हो गया आपका कांग्रेस का और एक वर्ग हो गया बीजेपी का, यानी एक बार शासन कांग्रेस वाले करते हैं, एक बार बीजेपी वाले। एक वर्ग सत्ता का प्रयोग करता है, दूसरा वर्ग उस समय सत्ताविहीन रहता है, लेकिन कुछ समय बाद परिस्थितियां फिर चेंज होती है, दूसरा वर्ग सत्ता प्राप्त कर लेता है, पहला वर्ग सत्ताविहीन हो जाता है। यानी कहने का मतलब इन्हीं दो वर्गों के बीच सत्ता क्या है, चलती रहती है या बदलती रहती है। किसी भी स्थिति में जनसाधारण द्वारा सत्ता का प्रयोग नहीं किया जाता है, सीधा सा मतलब यही है। तो अभिजन का परिसंचरण सिद्धांत है। इन्होंने विल्फ्रेड पेरेटो ने समाज को दो पार्टीशन में डिवाइड किया, एक है अभिजन, दूसरा है जनसाधारण। तो अभिजन में भी इन्होंने देखो सत्ताधारी अभिजन, जो एक तो सत्ता के ऊपर राज कर रहे हैं, दूसरे हैं गैर सत्ताधारी, हैं तो अभिजन ही वो, लेकिन उनका सीधे सीधे सत्ता में वो अभी भागीदारी उनकी नहीं है। अब इन्होंने अभिजन का मुख्य गुण क्या बताया, चातुर्यता व बल। इन्होंने ये कहा कि इस जनसाधारण में इसका अभाव पाया जाता है, चातुर्य बल का, और अपने इन्हीं गुणों के कारण ये पूछा जा सकता है कि विल्फ्रेड पेरेटो ने अभिजन वर्ग का मुख्य गुण क्या बताया। तो अभिजन क्या है, समस्त समाज का नेतृत्व करते हैं इन्हीं गुणों के आधार पर। तो दोनों चीज़ें हो गई, अभिजन का परिसंचरण सिद्धांत और अभिजन का जो ये सत्ताधारी अभिजन है, ये क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। किसके आधार पर, चातुर्य व बल के आधार पर ये क्या चेंज होते रहते हैं, और जनता के जो जनसाधारण उसके ऊपर राज भी करते रहते हैं। और नवमेकियावली का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। देखो क्यों कहा जाता है, मेकियावली ने भी शेर और लोमड़ी वाला सिद्धांत दिया था, तो उनमें भी किसके ऊपर, चतुराई के ऊपर बल था, तो इसलिए इसके सिद्धांत को भी क्या है, नवमेकियावली का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इन्होंने कहा कि अभिजन सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वह चोरी का पैसा हो अथवा वेश्यावृत्ति का हो। तो ये तो आप जनरल अंडरस्टूड बात है, हर जगह अभिजन होते हैं, चाहे स्कूली फील्ड ले लो, जैसे अपन बात करें तो स्कूलों में भी अभिजन होते हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें होती हैं, तो उनका एक छत्र राज रहता है, वो अभिजन है एक तरह से स्कूली क्षेत्र के। चिकित्सा क्षेत्र ले लो, हर जगह क्या होते हैं, अभिजन पाए जाते हैं। तो इतिहास कुलीन तंत्र की कब्रगाह, ये पेरेटो का मुख्य कथन है। और लोकतंत्र को इन्होंने क्या किया, गुंडागर्दी का शासन है, तो ये तो लोकतंत्र के विरोधी हैं, तो ये तो ऐसे ही कहेंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, पेरेटो ने अभिजन को सटोरिया शब्द से, या दूसरा एक इन्होंने वर्ड लिया था किराया जीवी, सटोरिया या किराया जीवी, ये दो वर्ड इन्होंने प्रयोग में लिए थे। तो ये सब बातें हो गई विल्फ्रेड पेरेटो की। मुख्य इनका सिद्धांत है अभिजन का परिसंचरण सिद्धांत या अदला बदली सिद्धांत। दूसरा यहाँ जो दूसरे विचारक उनकी बात करते हैं वो आते हैं गितानो मोस्का, द रूलिंग क्लास इनकी बुक है। और इन्होंने जो समाज का ये जो विभाजन किया वो किसके आधार पर किया है, संगठनात्मक आधार के ऊपर। अभिजन का मुख्य गुण क्या है, संगठन की क्षमता। देखो इन्होंने समाज को एक तो बना दिया शासक वर्ग, एक बना दिया शासित वर्ग। तो शासक वर्ग, अब देखो इन्होंने जो विभाजन किस आधार पर किया, संगठनात्मक आधार पर। इसका मतलब शासक वर्ग क्या होता है, संगठित होता है। भाई शासक वर्ग के संख्या में छोटा होता है, भाई शासन करने वाले शासक वर्ग है वो संख्या में छोटा होता है, तो कम संख्या में होने के कारण ये आसानी से क्या हो जाता है, संगठित हो जाता है। और इस संगठन के कारण ही क्या है, ये वर्ग अधिक शक्तिशाली होता है। अब शासित वर्ग की बात करें तो ये तो अधिक संख्या में होता है, तो अधिक संख्या में है तो ज़्यादा लोगों को संगठित करना असंभव सा होता है, तो संगठन नहीं है, इसलिए ये वर्ग क्या रहता है, शक्तिहीन रहता है। और गितानो मोस्का ये कहते हैं कि शासक वर्ग द्वारा इस समस्त शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और अभिजन का मुख्य गुण है संगठन की क्षमता। इसके अलावा ये शासक वर्ग है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक तत्व है, इनका सहारा लेकर क्या सत्ता में हमेशा बने रहते हैं। तो जो पेरेटो का सिद्धांत था उसमें अभिजन का मुख्य गुण क्या था, उनमें मुख्य गुण था चातुर्य व बल। और यहाँ गितानो मोस्का है
उनके अभिजन का मुख्य गुण क्या है? संगठन की क्षमता। अब तीसरा यहाँ जो विचारक है वो है रॉबर्ट मिचेल्स या माइकल्स। इनकी बुक है पॉलिटिकल पार्टीज। तो रॉबर्ट मिचेल्स ने एक सिद्धांत दिया था अल्पतंत्र का लोह नियम। इन्होंने देखो जर्मनी और इटली के जो समाजवादी दल है उनका अध्ययन किया था, जर्मन विचारक थे ये। तो इन्होंने क्या कहा रॉबर्ट मिचेल्स ने कि संगठन चाहे कोई भी हो, या कहने का मतलब राज्य कोई भी हो, दल कोई भी हो, संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ जो अभिजन है उनके द्वारा ही किया जाएगा। क्योंकि जनसाधारण तो क्या है, प्रकृति से आलसी होता है, इनका ये कहना था। जनसाधारण प्रकृति से आलसी होता है और अभिजन है वो निरंतर क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। और अल्पतंत्र का लोह नियम इन्होंने ये बताया कि ये सत्ता के चारों ओर ऐसा आवरण बना लेते हैं कि कोई आसानी से उसे भेद नहीं पाता है। फिर नेक्स्ट विचारक बात करें वो आते हैं सी राइट मिल्स। इन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम है द पावर एलाइट। तो इन्होंने जो अध्ययन किया था वो संस्थात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया था। तो अमेरिकी जो शासन जो समाज है उसका इन्होंने अध्ययन किया था। संस्थाओं पर अभिजनों का नियंत्रण होता है। वह इन्होंने ये कहा कि शासन प्रणालियों में शक्ति कुछ विशेष संस्थाओं में रहती है। जैसे अभी बात करें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इन्हीं में क्या शक्ति रहती है? तो कुछ विशेष संस्थाएं। तो अभिजन वर्ग द्वारा क्या है, इनके ऊपर संस्थाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है और फिर क्या शक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेता है, नौकरशाह है, पूंजीपति है। तो इन्होंने तीनों का उदाहरण दिया, नेता प्लस नौकरशाह प्लस पूंजीपति। तो ये तीनों ही क्या है, आपस में गठजोड़ कर या सहयोग की नीति अपनाकर सत्ता में बनाए रखते हैं, सत्ता में बने रहते हैं। और अभिजन के लिए इन्होंने क्या है, पावर एलाइट शब्द का प्रयोग किया था। तो ये बात आती है सी राइट मिल्स की। फिर बात करते हैं गैसेट का सिद्धांत। इन्होंने जनमानस का सिद्धांत दिया और इन्होंने मनोवैज्ञानिक उपागम के आधार पर अध्ययन किया था। ये नेता प्लस नौकरशाह प्लस पूंजीपति, ये तीन ये राइट मिल्स के। तो इन्होंने समाज को वही दो पार्टों में विभाजित किया, अभिजन और जनसाधारण। तो जनसाधारण में देखो मनोवैज्ञानिक उपागम के आधार पर इन्होंने अध्ययन किया था। जनसाधारण में नेतृत्व क्षमता का अभाव पाया जाता है। तो इसका मतलब अभिजनों में नेतृत्व की क्षमता पाई जाती है। ये आलसी और दब्बू होते हैं, या ये कहें कि दूसरों के हमेशा पिछलग्गू होते हैं। तो इनके द्वारा कभी भी शासन सत्ता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। और अभिजन इसी के जस्ट उल्टे हो जाएंगे, यानी कर्मशील होते हैं, सक्रिय होते हैं, अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण वे समस्त शक्तियों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा यहाँ सिद्धांत आता है अभिजन का, वो आता है आधुनिक अभिजनवादी सिद्धांत। तो अब इसके समर्थक है शुम्पीटर, सार्टोरी, एंथोनी डाउन्स, मैनहाइम। अब ये सिद्धांत व्यवहारवादी क्रांति की देन है, इसका मतलब आधुनिक है। तो आधुनिक है तो ये सिद्धांत एक तरह से क्या करता है, लोकतंत्र का समर्थन करता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, व्यवहारवादी क्रांति की देन है और ये लोकतंत्र का समर्थन करता है। अब तो इसके विचारकों को देख लेते हैं। सबसे पहले शुम्पीटर, बुक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो इन्होंने लोकतंत्र की तुलना किससे की है, बाजारवाद से की है। भाई बाजार में हम क्या है, पैसे लेकर जाते हैं और वस्तु खरीद कर ले आते हैं। तो इन्होंने लोकतंत्र को भी ऐसा ही माना कि चुनाव के समय लोकतंत्र में क्या है, राजनीतिक बाजार हो जाता है। बाजारवाद से समझना आप कि चुनाव के समय लोकतंत्र भी राजनीतिक बाजार हो जाता है। नेता तो क्या करते हैं, व्यापारी के रूप में रहते हैं और मतदाता क्या रहते हैं, खरीदार के रूप में। जैसे मैंने बताया, पैसे लेकर जाते हैं, वस्तु लेकर आते हैं। तो अब नेता अपनी वस्तु बेचने के लिए तैयार है, हम वस्तु उनकी खरीदने जाते हैं। कैसे, जैसे नेता तो ये कहते हैं कि मैं अपनी वस्तु क्या है, उनके कार्यक्रम हैं, वादे हैं, उनकी जो नीतियाँ हैं वो बेचते हैं। और हम क्या करते हैं, हम अपना मत रूपी मूल्य देते हैं उनको और उनसे उनके वादे खरीद लेते हैं। तो लोकतंत्र ऐसी संस्थात्मक व्यवस्था है जिसमें नेता लोगों के वोटों के लिए क्या है, प्रतिस्पर्धा करते हैं। लोकतंत्र का बाजारवादी मॉडल भी इसे कहा जाता है। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है लोकतंत्र का बाजारवादी मॉडल किसका है, तो शुम्पेटर का है ये, क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र को क्या बाजार के समान बता दिया। दूसरा यहाँ सिद्धांत आता है, वो आता है एंथनी डाउन्स का, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत। बुक है इनकी एक इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का
आर्थिक सिद्धांत। तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होते हैं वो अभिजन के लिए सिर्फ वोट बटोरने के साधन मात्र है। ये सिर्फ साधन है राजनीतिक दल, यानी राजनीतिक दल एक तरह से व्यापारी की तरह क्या जोखिम उठाते हैं और सत्ता प्राप्त करते हैं। जैसे व्यापारी नहीं जोखिम लेता, पैसे लगाता है किसी भी बिजनेस में, अब जरूरी थोड़ी उसमें फ़ायदा ही हो, वो एक तरह से क्या है जोखिम है। तो इसी प्रकार से राजनीतिक दल क्या जोखिम लेते हैं और फिर क्या है सत्ता प्राप्त करते हैं। फिर सिद्धांत जो बात करें हम आधुनिक अभिजनवादी सिद्धांतकारों में डाई जिगलर की बुक आती है आयरन लॉ ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का लोह नियम। तो अब ये क्या कहते हैं, शासन प्रक्रिया में जनसाधारण की अभिजनों द्वारा हमेशा उपेक्षा की जाती है। कि देखो इनका ये कहना था कि वास्तव में देखो लोकतंत्र है तो किसका, जनता का शासन है, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना से लेकर उसके समस्त शासन संचालन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, अभिजन द्वारा किया जाता है। तो ये सहभागिता की मांग करते हैं अगर जनसाधारण, तो अभिजन उनको क्या करता रहता है, टालता रहता है, उपेक्षा करता रहता है एक तरह से। और यानी जनसाधारण की शासन प्रक्रिया में सहभागिता नहीं। अगर मांग भी करते हैं मान लो जनसाधारण सहभागिता की, तो अभिजन उसको क्या करता रहता है, टरकाता रहता है। और अगर ये मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जनसाधारण की, तो अभिजन वर्ग क्या कर लेता है, फिर क्रांति के माध्यम से इसे दबा देता है, जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसको ही समाप्त कर देता है, लेकिन कभी भी जनता को सहभागिता नहीं देगा। इस चीज़ का एक विशेष इस सिद्धांत में बताया गया, डाई जिगलर महोदय ने बताया, यानी लोकतंत्र का लोह नियम। लोहा है इसमें, इस चारों तरफ लोहा है, इसको कोई जनसाधारण है इस लोहे के आवरण को कभी भेद नहीं पाएगा, लोकतंत्र के लोहे के आवरण को। तो ये तीन हैं, ये आयरन थ्योरी ऑफ, तीनों में एक बार बता देता हूँ। तो आयरन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ये तो आ गई डाई जिगलर की। दूसरी हमने अभी पढ़ी थी आयरन लॉ ऑफ ओलिगेसी, अल्पतंत्र का जो लोह नियम था वो माइकल्स का, रॉबर्ट मिचेल्स का आता है। एक आता है मजदूरी का लोह नियम, आयरन लॉ ऑफ वेज, मजदूरी, तो वो आता है फर्डिनेंड लासाल आता है ना, फर्डिनेंड लासाल, मजदूरी का लोह नियम। तो ये तीनों लोह नियम थोड़ा ध्यान में रखना। अब बात आती है मैनहाइम की, तो इनकी बुक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। यूटोपिया मतलब कल्पनाशील, एक तरह से जनता ये कल्पना करती रहती है कि शासन सत्ता वही चला रही है, यानी आम जनता है मताधिकार का प्रयोग करके शासन सत्ता पर निर्वाचित करती है लोगों को। आम जनता अपने मताधिकार के प्रयोग से ये मानने लगती है कि शासन सत्ता या शासक वर्ग पर उसका नियंत्रण होता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जनता सिर्फ कल्पना करती है कि मताधिकार हमने दे दिया, अब शासन सत्ता का प्रयोग करने वाले जो शासक हैं उनके ऊपर नियंत्रण अपना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शासक वर्ग जनता द्वारा नियंत्रित कभी नहीं होते और आम जनता सीधे तौर पर शासन कार्यों में भागीदारी नहीं निभा सकती। फिर सार्टोरी महोदय का ये देखो बुक है इनकी डेमोक्रेटिक थ्योरी, और इनका सिद्धांत ये कहता है कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए अभिजन वर्ग अति आवश्यक है। आम जनता, क्योंकि इनका ये मानना था कि आम जनता शासन संचालन प्रक्रिया करने में असमर्थ होती है, यानी वो शासन नहीं चला सकती। तो अभिजन वर्ग समाप्त हो जाएगा तो लोकतंत्र भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और लोगों का स्वयं का शासन एक भ्रम है। लोग ये कहते हैं ना हमारे द्वारा हमारे ऊपर ही जो शासन किया जा रहा है वो तो एक तरह से क्या है, भ्रम है, और ये अभिजन ही शासन करते हैं। और अभिजन जिस दिन समाप्त हो गए उस दिन लोकतंत्र भी क्या है, समाप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किससे संबंधित है, जो आधुनिक सिद्धांत है अभिजन का उससे संबंधित। अब आती है तीसरी बात, साम्यावस्था जो है उसमें अभिजन सिद्धांत। तो समर्थक हैं तो मिलोवान जिलास है, बर्नहिम है, रेमंड है, ये इसके रेमंड एरो, तीनों मिलोवान जिलास, बर्नहिम और रेमंड एरो। तो मिलोवास जिलास की बुक है वो है न्यू क्लास। तो इन्होंने देखो क्या किया,
इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें क्या है, अभिजनवाद है वो साम्यवाद का विरोधी विचार है। ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, क्योंकि अभिजनवाद प्राकृतिक विषमता का समर्थक है और जबकि साम्यवाद किसका है, समानता का समर्थक है। क्योंकि साम्यवादी अवस्था में तो देखो समानता पर बल दिया जाता है और इसी के आधार पर साम्यवाद तो क्या कहता है, वर्ग विहीन समाज की रचना करता है और अभिजनवाद असमानता का समर्थक है। तो दोनों विचारधाराएं क्या हैं, ये अलग अलग है। तो मिलोवान जिलास महोदय ये कहते हैं कि एक नई क्लास आ रही है, एक न्यू क्लास आ रही है समाज में, कि इनके अनुसार वर्तमान सोवियत समाज में सर्वहारा वर्ग के नाम पर समस्त सत्ता तथा संसाधनों का प्रयोग नेता तथा नौकरशाह कर रहे हैं और एक नए वर्ग की उत्पत्ति हो रही है। इसी वर्ग विहीन सोवियत समाज में साम्यवाद की बात कर रहे हैं, तो साम्यवाद में एक नया वर्ग उत्पन्न हो रहा है जिसे क्या कहा जाए, न्यू क्लास कहा गया। फिर बात आती है बर्नहीम की। तो बर्नहीम ने प्रबंध की क्रांति, रिवॉल्यूशन, मैनेजरियल रिवॉल्यूशन, मैनेजमेंट का रिवॉल्यूशन, तो इन्होंने देखो मैनेजमेंट से संबंधित बताया। और रेमंड एरो इन्होंने बुक लिखी सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास। तो मैनेजमेंट जो प्रबंध की क्रांति, इसके बारे में देखें तो बर्नहीम ने ये बताया कि चाहे शासन प्रणाली पूंजीवाद हो चाहे साम्यवाद हो, तो पूंजीवादों में तो देखो स्वामित्व किस में रहता है, निजी हाथों में, और जो साम्यवादी समाज है उसमें स्वामित्व किस में रहता है, सार्वजनिक हाथों में रहता है। लेकिन ये सिर्फ अंतर अपने को दिख ही रहा है, नियंत्रण दोनों में किसके हाथ में होता है, मैनेजमेंट के हाथ में होता है, यानी प्रबंधक के हाथ में होता है। चाहे अमेरिका की बात ले लो, वहाँ भी सब कुछ किसके हाथों में रहेगा, प्रबंध के हाथों में, जो भी कंपनी है। और सोवियत संघ ले लो, वहाँ का जो उद्योगों का स्वामित्व है वो भी किसके पास रहेगा, प्रबंध के पास रहेगा। तो ये किन्होंने बताया, बर्नहीम ने। और रेमंड एरो क्या कहते हैं ये सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, कि अभिजन है वो प्रत्येक समाज में पाए जाते हैं, चाहे पूंजीवाद हो चाहे साम्यवाद हो। पूंजीवाद में अभिजन खुले तौर पर घूमते हैं और साम्यवाद में अभिजन क्या, छुपे तौर पर रहते हैं। और साम्यवाद में कम संख्या में अभिजन पाए जाते हैं, पूंजीवाद में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो रेमंड एरो कहते हैं कि उदारवादी जो लोकतंत्र है उसमें भी अभिजन रहेंगे और साम्यवादी लोकतंत्र है उसमें भी अभिजन रहेंगे, लेकिन दोनों में अंतर एक ही रहेगा, उसमें बहुत सारे होते हैं और इसमें क्या साम्यवाद में कम रहते हैं, इसलिए वो क्या कह रहे रहते हैं, एकीकृत रहते हैं और एकजुट रहते हैं। ये इतना से क्या है इसमें अंतर है। तो ये सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ क्या है, अभिजनवाद के बारे में था। नेक्स्ट में बात करेंगे हम इसके लोकतंत्र के अन्य सिद्धांतों के बारे में। धन्यवाद।